स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और जैसे कि आप सभी को मैंने हर बार प्रॉमिस करके जाता हूं कि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, वैसे ही अब इसी के मैं अपनी प्रॉमिस पर बिल्कुल कायम हूं। और आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th NCERT सीरीज़ जो हमारी चल रही है, उसी सीरीज़ से हम लेके चल रहे हैं चैप्टर्स को। तो उसका चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 6 की जो हमारी NCERT सीरीज़ थी ज्योग्राफी की, और यही ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। तो ज्योग्राफी की जो हमने क्लास 6 की थी वो पूरी अपलोड कर चुके हैं। आप उसको जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी के पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स वहाँ मिल जाएंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिक नॉलेज के लिए आपको NCERT बुक्स जो होती हैं वो बेस्ट बुक्स होती हैं। NCERTs आर द बेस्ट बुक होती हैं, तो उन्हीं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग हिचकिचाते हैं कि भाई हम छोटी क्लास की किताब क्यों पढ़ें, जब हम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो फिर छोटी क्लास की किताबें क्यों पढ़ें। तो छोटी क्लास कभी छोटी या बड़ी नहीं होती है, बस वहाँ पर आपको जो आपको अमाउंट ऑफ नॉलेज जो होती है वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से दी जाती है, उस टाइम के जो आपका ब्रेन था उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन आपको नहीं पता जो आप उस टाइम पे नई ढंग से पढ़ते हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स या साइंस में लीन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फोकस जो होता है वो मैथ्स और साइंस पर ही लोगों का होता है। और ट्यूशन वगैरह में भी यही होता है। और स्कूल वगैरह की तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि कोई बच्चा किसी स्कूल से पढ़ता है, कोई कैसे स्कूल से पढ़ता है, तो सबके जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कुछ अलग अलग ही लेवल होता है हर जगह पर। तो लेकिन बाद में जब हमको समझ में आता है कि हमें कुछ नहीं आया है, तो फिर हमको दोबारा लौट करके वही क्लास 6 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो वही क्लास 6 से हम चल रहे हैं। तो क्लास 6 का हमने कर दिया, 7th पे आ गए हैं। तो 7th का जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी की किताब का। तो हिचकिचाएँ ना, और ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आज का भाषण बस इतना ही, और बाकी अब चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको हर बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगे, मैं आपको कंटेंट दे सकूं, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ भाई आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा कर जाएँ, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आराम से आसानी से मिल जाए। एंड देन उसके बाद में हम अब सीधा का सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कहता है वो कहता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, सलीमा एक लड़की है। सलीमा गई है घूमने समर कैंप पे, ठीक है। वो गई है एक समर कैंप पे। शी हैड गोन टू विजिट द मनाली हिमाचल प्रदेश में वो गई है, विद अपने दोस्तों के साथ में गई है। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड she was to see the changes in the landforms and the natural vegetations as the bus climbed higher and higher. The deep jungles of the foothills comprising the sal teak and the teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and the cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of the bright flowers in the tall trees. These were the rhododendrons from the Manali. As she was traveling up to the Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grasses and snow in some of the places, ठीक है। सलीमा गई घूमने, अटेंड कर रही उसने अपना समर वेकेशन पे मनाली गई। तो मनाली पे वो जैसे ही गई, वो प्लेन एरिया से जैसे जैसे हायर एरियाज़ में चढ़ती चली गई, तो उसने देखा कि लैंड फॉर्म्स में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। पहले वो प्लेन में थी, प्लेन से प्लेट्यू वगैरह में, माउंटेन पे अब चढ़ती चली जा रही, तो लैंड फॉर्म्स भी चेंज होती चली जा रही थी। उसने एक चीज़ और नोटिस की कि वहाँ पर जो आपके पेड़ थे, वो पेड़ों की जो टाइप्स था, वो पेड़ों के टाइप भी चेंज होता चला जा रहा था। जैसे कि अब ये यहाँ पर हमारा प्लेन एरियाज़ में आपको टीक और साल के ट्रीज़ मिलते हैं। अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे जो ट्रीज़ जो थे वो आपके कोन शेप में होते चले जा रहे थे, जिनको हम कॉनिफेरस ट्रीज़ भी कहते हैं। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी वो सब कुछ चेंज होता चला जा रहा था। और फिर वो जब रोहतांग पास से निकलती हुई जा रही थी, रोहतांग पास से, तो फिर उसने देखा कि स्नो ग्रास में आपको ग्रास जो थी वो पूरी स्नो से ढकी हुई उसको मिली। तो यही सब उसने वहाँ पर देखा। तब फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन
समराइज, हम कुछ समराइज करते हैं सलीमा के ऑब्जर्वेशन से। दैट हाइट ऑफ द लैंड एंड द करेक्टर वेजिटेशंस विद द चेंज इन हाइट, द क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशंस, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जैसे जैसे आपका हाइट चेंज हो रही है तो लैंड भी चेंज हो रहा है, लैंड चेंज हो रहा है तो लैंड के साथ में वेजिटेशन भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे हाइट की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज होता है और नेचुरल वेजिटेशन भी हमारा चेंज होता है। तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर वही है आपका, जो पेड़ पौधे हैं आपके वो सब चेंज होते चले जा रहे हैं वहाँ पर। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। ये तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रहना चाहिए। किसी भी वेजिटेशन का ग्रोथ उसके टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। तो जैसा टेम्परेचर और जैसा मॉइस्चर होगा वैसे वहाँ पर पेड़ उगेंगे। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप्स एंड द थिकनेस ऑफ द सॉइल। ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि स्लोप क्या है और सॉइल की थिकनेस क्या है, या फिर स्लोप क्या है वहाँ पर सॉइल की। इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर होता है इन सब चीज़ों का। देन उसके बाद हम बात करें द टाइप एंड द thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variations in these factors। ये जब बात हम कहें कि जो टाइप और जो थिकनेस हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन की, ये जस्ट इस वजह से प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही है क्योंकि जो आपका ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके ये फैक्टर नेचुरल फैक्टर, कुछ हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, लैंड फैक्टर्स हो गए, ये जो हमारा टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो फैक्टर हो गया, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो पेड़ पौधे हैं ये जैसे जैसे वो ऊपर चली जा रही है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। तो अब नेचुरल वेजिटेशन से जनरली क्लासिफाइड इन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। नेचुरल वेजिटेशन को ना मेनली जनरली जो आप कैटेगराइज कर सकते हैं वो 3 चीज़ों में कर सकते हैं। एक है आपका फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब्स। ठीक है, फॉरेस्ट आपको अच्छे से पता है, ग्रासलैंड भी आपको पता है और श्रब्स भी आपको पता है। तो इसके बारे में हम एक बार फिर देखते हैं। आपने हिंदी में इसका मीनिंग पढ़ा होगा। और फॉरेस्ट को आपको पता है ये जंगल होते हैं विच ग्रोस वेयर टेम्परेचर एंड द रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्टेड ट्री कवर। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं ये वहीं पर उगते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, ताकि जो ट्रीज़ हैं हमारे उनको उग सकें, ट्रीज़ हमारे वहाँ पर उग सकें। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स टेंस इन द ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर में इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कुछ इनमें भी फॉरेस्ट में भी टाइप्स हो जाते हैं कि इन फैक्टर्स के ऊपर कुछ क्या होते हैं, बहुत ही घने जंगल होते हैं, कुछ थोड़े से खुले हुए जंगल होते हैं। इस तरीके से फॉरेस्ट में भी कुछ टाइप्स हमारे आ जाते हैं। देन उसके बाद में हम इधर की तरफ अगर हम देखें तो ये ग्रासलैंड की अगर बात करें तो विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन। जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है वहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान होते हैं, वे सारे के सारे हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं। तो जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है मतलब कि जो रेन की मात्रा होती है वो थोड़ी कंट्रोल्ड वे में होती है, मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा ग्रास होते हैं। अब देखो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर फॉरेस्ट बन जाते हैं। थोड़ी कम बारिश होगी जहाँ पर कंट्रोल्ड वे में होगी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, एक मीडियम वे में जो होगी हमारी मॉडरेट रेन जो होगी वहाँ पर ग्रासलैंड्स हो जाएंगे। और जहाँ पर बारिश नहीं होगी, बहुत कम बारिश होती है जहाँ पर, वहाँ पर हमारे श्रब्स होते हैं। श्रब्स जैसे कि थॉर्नी श्रब्स हो गए, कांटेदार जो पेड़ होते हैं हमारे, कटीले पेड़ होते हैं और जंगल झाड़ियाँ जो होती हैं। श्रब्स ग्रोज इन द ड्राई रीजन, जो ड्राई सूखा एरिया होता है वहाँ पर ये मिलते हैं आपको। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विद हर फादर। अपने पिताजी के साथ में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी जब वो अपने दोस्तों के साथ गई थी। तो हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके पिताजी इस दुनिया में काफ़ी जगहों पर विजिट कर चुके थे, बहुत ही जगह घूम चुके थे। तो उन्होंने ही टोल्ड द सलीमा अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ द वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो उन्होंने सलीमा को सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके की वेजिटेशंस होती हैं। ही मेंशनड अबाउट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स। उन्होंने सब पोलर रीजन में कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में भी बताया। थॉर्नी बुशेस इन डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस मिलती हैं, इसके बारे में बताया। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बारे में बताया। एंड देन ऐसे करके उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो द चेंजेस इन द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस। जो नेचुरल वेजिटेशन में आपका जो चेंजेस आते हैं वो जस्ट बिकॉज इसलिए आते हैं क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ये मैं आपको
दिखाता हूँ। देखिए ये वाली जो आपकी लाइन है यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ तक की लाइन है, इस लाइन में साफ लिखा हुआ है कि द चेंजेस ऑफ द चेंजेस ऑफ द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन के जो चेंजेस होते हैं वो जस्ट बिकॉज किसकी वजह से होते हैं, वो हमारे चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशन की वजह से होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं इस टॉपिक में कि let us get to know the different types of the natural vegetations of the world with their characteristics features and the wildlife inhabiting there। अब अलग अलग जगह की बात करेंगे हम। तो भैया पहले देखो बात करते हैं फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है आपका, एक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। तो इसी के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। एक करके सारे टॉपिक्स आएंगे हमारे, धीरे धीरे हम सबके बारे में समझते चले जाएंगे और सबको याद करते चले जाएंगे। देन इधर अगर हम ज़रा देख लें तो इधर देखिए, अब ये देखिए दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन नियर द इक्वेटर। ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपके इक्वेटर के पास में मिलेंगे आपको, एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स के पास में, और इक्वेटर के ट्रॉपिक और इक्वेटर के पास में आपको ये जो मिलते हैं आपको, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं हम, तो ये वहीं पर आपको मिलेंगे। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जो रीजन हॉट होते हैं वहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी मात्रा में होती है थ्रू आउट द ईयर, काफ़ी मात्रा में रेनफॉल भी होती है और उसी कारण वहाँ पे फॉरेस्ट भी बनते हैं। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स। जैसे कि अब कोई ड्राई सीजन होता ही नहीं है, जब कोई ड्राई सीजन होता नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड भी नहीं करते हैं। तो बोले तो इनका यहाँ पे ये जो अपनी शीट को लीव्स जो पतझड़ वाला जो मौसम होता है ये यहाँ पर मौसम नहीं आता है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसी वजह से जब वो अपनी जो पत्तियां हैं उनको जब वो शेड नहीं करते हैं तो इसी वजह से इनको कहा जाता है एवरग्रीन। इसीलिए इनको कहा जाता है एवरग्रीन। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेसेस ट्रीज to do not allow the sunlight to penetrate। जो the thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany and the common here। देखिए थिक कैनोपीज़ की बात ये कर रहा है कि जैसे ऊपर की जो इनकी छप्पर टाइप बन जाता है बहुत सारे पेड़ों से, तो वो नीचे की तरफ में ऐसा होता है कि दिन के टाइम भी नीचे की तरफ बिल्कुल भी धूप को आने नहीं देता है। नीचे फ्लोर पे जो जो फॉरेस्ट बेड होता है जो वहाँ पर बिल्कुल भी आने नहीं देता है। तो इसी वजह से वहाँ पर जो आपका डे टाइम में भी वहाँ पर गीला ही रहता है, या फिर वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत काली होती है। और यहाँ पर कुछ हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज़ ही हमको मिलते हैं। जैसे आपका रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, इबोनी हो गया, महागोमी हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर कॉमन है। अब इसका ड्यूनो देखेंगे तो हम द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ब्राज़ील इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। देखिए ब्राज़ील का जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा है कि उसको हम लंग ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, मतलब फेफड़े, धरती के फेफड़े भी उनको कह सकते हैं। जो ब्राज़ील का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच फॉरेस्ट वी कैन से विच वन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। तो आपका आंसर आपका सिंपली होना चाहिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द ब्राज़ील इज़ ऑल्सो नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन उसके बाद एक और है हमारा यहाँ पर डू यू नो में। देखिए एनाकोंडा एक स्नेक की स्पीशीज़ है, तो स्नेक की जो स्पीशीज़ है एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है, मतलब वन ऑफ द दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है एनाकोंडा, वो भी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ जैसे इंसान को सीधा का सीधा निगल सकता है और सीधा खा सकता है, उसको मार भी सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप कितना बड़ा होता होगा वो सांप, पूरा का पूरा निकल के आपसे उसे ही खा जाता है। तो देन उसके बाद हमारा आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो दे आर मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है,
ये जो है हमारे आपके इंडिया में मिलेगा, आपको नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा। और दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ये जो रीजन है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाला, यहाँ पर सीजनल चेंजेस भी होते हैं। लाइक ट्रीज शेड देयर लीव्स, ट्रीज जो हैं अपनी लीव्स को शेड करते हैं इन द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में, सूखा जब सीजन होता है तो ट्रीज शेड देयर लीव्स। जस्ट किस लिए ट्रीज अपनी लीव्स को शेड क्यों करते हैं? ताकि वे अपना, जब देखिए एक तो सूखा है, ऊपर से यहाँ पर जब सूखा है तो अगर वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करेंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है जब हमारे पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं, वाटर वेपर जब छोड़ते हैं, जो उनके ऊपर से जब वो पानी छोड़ देते हैं, वो वाटर वेपर की तरह फॉर्म में ऊपर उड़ के जाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जब ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए, पानी को कम हो उनका पानी को ज़्यादा वो ट्रांसपिरेट ना करें, इसलिए वे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को ही छोड़ देते हैं। तो उनको अपनी पत्तियों को छोड़ करते शेड कर देते हैं, मतलब पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो इस चक्कर में ताकि पानी जो है उनका बच जाए उनके अंदर जो है। तो द हार्डवुड ट्रीज़ फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, यहाँ पर जो हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं आपको, जैसे यहाँ पे मिलेंगे आपको साल का पेड़ मिलेगा, टीक मिलेगा, नीम का मिलेगा, शीशम मिलेगा। हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं मेनली आपके ये जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, किस पर्पज़ के लिए? ये आपके फर्नीचर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पर एनिमल जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर एनिमल मिल जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, देखिए आपने अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ेंगे हम। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्ट रीजन। जो मिड लैटिट्यूडिनल कोस्ट रीजन है हमारा, वहाँ पर ये आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। दे आर मिड लैटिट्यूडिनल कोस्ट, देख लीजिए मिड लैटिट्यूडिनल कोस्ट कौन सा हो गया हमारा, लैटिट्यूड का जो मिडल वाला पार्ट है हमारा, वहाँ पर ये आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप ज़्यादातर देखें तो हम ये ईस्टर्न मार्जिन को, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन्स पर देखते हैं हमको। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा यूएसए हो गया हमारा एग्जांपल में इसका, हाँ यूएसए है हमारा, साउथ चाइना है, और ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, और साउथ चाइना हो गया। और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ ईस्ट ब्राज़ील भी हो गया हमारा। और दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड द सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड यूकैलिप्टस। इनके पास में दोनों तरीके के पेड़ मिलेंगे आपको, हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड भी मिलेंगे। जैसे ट्रीज एक ओक का हो गया, पाइन का हो गया, यूकैलिप्टस नाम के हो गए आपके, तो ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर आता है आपका टेम्परेट डेसिडियस। अब ध्यान से देखना, पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन आया, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस आया, फिर टेम्परेट एवरग्रीन आया, फिर टेम्परेट डेसिडियस आया हमारा, ठीक है। अब डेसिडियस में, टेम्परेट डेसिडियस में हो गया कि एज वी गो टुवर्ड हायर लैटिट्यूड्स देयर मोर टेम्परेट देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दीज आर फाउंड। जैसे ही हम हाई लेटीट्यूड्स की तरफ में जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। डेसिडियस फॉरेस्ट जैसे कि मिलेंगे, जैसे कुछ जगह हैं आपकी यूएसए का कुछ पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, चाइल है आपका, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। आर ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये ड्राई सीजन जो होता है ये भी अपने लीव्स को शेड करते हैं। तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेसिडियस फॉरेस्ट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपनी लीव्स को शेड करते हैं, है ना, अपने लीव्स को शेड कर। डेसिडियस फॉरेस्ट जितने भी होते हैं, डेसिडियस प्लांट जो फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं, जस्ट बिकॉज किस लिए कि वो, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन कम हो जाए और उनके अंदर से वो वाटर लॉस कम कर पाएँ वो। तो द कॉमन ट्रीज़ आर, यहाँ पर जो कॉमन ट्रीज़ होंगे वो हमारे ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा, डियर, फॉक्सेस, वोल्स। यहाँ पर जो आपको एनिमल्स मिलेंगे वो डियर मिलेंगे, डियर और फॉक्सेस, वोल्स, ऐसे कुछ कॉमन एनिमल्स मिलेंगे। बर्ड भी मिल सकती हैं, जैसे फीजेंट्स हो गई, मोनाल्स हो गई, तो ऐसी आपको बर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो आपको देखिए इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, जैसे इस पैराग्राफ में आपको क्या चीज़ याद करनी है, इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं यहाँ, और इनका लोकेशन क्या होती है। पहले तो देखो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट का आपको एग्जांपल नहीं देना, सीधा आपको बताना है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो हायर लैटिट्यूड पे मिलते हैं और
ये जो हायर लैटिट्यूड पे मिलते हैं और ये लीव्स को शेड करते हैं। देन उसके बाद आपको बताना है कि ये भाई ऐसी ऐसी जगह पर ये जगह हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद में आपको क्या दें, आपको क्या याद करना होता है, आपको याद करना होता है कि यहाँ पर देखिए एनिमल्स ये होते हैं, पेड़ ये वाले मिल सकते हैं, एनिमल ये वाले मिलेंगे, बर्ड ये वाले मिलेंगे। एक फॉरेस्ट में यही चीज़ तो मिल सकती है। आप क्या आंसर दे सकते हैं, उसकी जगह बता सकते हो, लोकेशन बता सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, वहाँ पर एनिमल्स कौन से मिलेंगे, जानवर कौन से मिलेंगे, पेड़ कौन से मिलेंगे और बर्ड्स कौन से मिलेंगे, यही सब बताना होता है। तो ये सब ऐसे ही आपको देना होता है। देन आ गया हमारा मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन, यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एंड एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस ट्रीज, टेम्परेट एंड डेसिडियस trees. The west and the southwest margin of the continent are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea. जो मेडिटेरियन वेजिटेशन जो होगी आपको ये मेडिटेरियन सी के आसपास में ही मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल होगा आपका यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ये सारे के सारे कुछ नाम हैं जहाँ पर मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के आसपास का जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ये वाले जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है आपको वहाँ पे मिल सकती है, मिल जाएगी। एंड दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज़ ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन सी। ये कुछ आपको बाहर भी मिल सकती है मेडिटेरियन सी रीजन के, जैसे कि यूएसए का जो कैलिफोर्निया है, यूएसए का कैलिफोर्निया है जो, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिल जाएगी, साउथ वेस्टर्न, और ये आपका साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में भी मिल जाएगी, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी। तो ये ऐसी जगह पर आपको मिल जाएगी। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड द माइल्ड रेनी विंटर्स, ठीक है। ये जो रीज़न है, ये इन रीजन्स में क्या होता है, हॉट और ड्राई समर्स होती हैं आपकी, और माइल्ड रेनी विंटर्स होती हैं। विंटर्स जो होती हैं रेनी होती हैं। यहाँ पर आपको मेनली आपको जो फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, आपको जो खट्टे फ्रूट्स मिलेंगे मेनली, जैसे ऑरेंज हो गया, फिग हो गया, ओलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कल्टीवेट बहुत होती हैं। बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टीवेट व्हाट दे वांट टू, दैट देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पे आपको इन फॉरेस्ट में क्या कि लोगों ने अपनी कल्टीवेशन के चक्कर में क्या किया हुआ है कि चीज़ों को, फॉरेस्ट को काट दिया गया है, तो इसीलिए ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है नहीं। और हम ये ज़रा डू यू नो देखते हैं इसका। मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर thick barks and wax coated leaves which helps them reduce transpirations, ठीक है। मेडिटेरियन सीज का क्या था, अडेप्ट देमसेल्व्स एज ए ड्राई समर्स एंड हेल्प ऑफ ड्राई समर्स देमसेल्व्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द ड्राई समर्स। मेडिटेरियन ट्रीज जो होते हैं अपने आप को समर के लिए इस तरीके से तैयार करते हैं कि इनकी जो पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत मोटी होती है, और उनकी जो छाल के नीचे क्या होता है, एक वैक्स कोटेड होता है, वैक्स होता है। उस वैक्स से क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन उनका कम हो जाता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन रीजन को हम ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी आते, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो फलों का बाग है जिसे हम कहते हैं कि ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का फलों का बाग जो है वो कहाँ पर है, तो आप वहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि मेडिटेरियन रीजन जो है हमारा वो सारा का सारा फलों का बाग ही हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फल ही उगाए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए अब कितने हमने 4 तो पढ़े थे, पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, देन उसके बाद पढ़ा हमने फिर हमने पढ़ा ट्रॉपिकल डेसिडियस, फिर हमने पढ़ा टेम्परेट एवरग्रीन, देन उसके बाद टेम्परेट डेसिडियस पढ़ा, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन पढ़ा हमने, देन उसके बाद आ गए हम कॉनिफेरस पे। अब कॉनिफेरस का मतलब देखो, कॉनिफेरस कोन शब्द से समझ में आ रहा है कि ये कोन की शेप जैसा होगा, एक बर्थडे कैप जो होती है हमारी कोन के फॉर्म में होती है, इसी तरीके से इसके यहाँ पर आपको पेड़ भी मिलेंगे। इट इन द हायर लैटिट्यूड्स, ये हायर लैटिट्यूड जो हमारे होते हैं करीब 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो हमारा है, द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, वहाँ पर आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। दे आर कॉल्ड द ताइगा, इनको दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ताइगा, इन फॉरेस्ट को हम ताइगा भी कहते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, ये जो फॉरेस्ट हैं आपको
हाइयर एल्टीट्यूड में ही मिलेंगे। दीज आर देर आर, यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं ये वही ट्री, यहाँ पर वही वाले ट्री हैं जो सलीमा ने देखे थे हिमालयाज़ में अबंडेंस में। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़, ये जो बहुत लंबे और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल फॉर मेकिंग पल्प। इन जो ये जो पेड़ होते हैं यहाँ के, ये जो पेड़ होते हैं ये पल्प बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जब पल्प से क्या होता है, पल्प से बनता है हमारा पेपर, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और न्यूज़ प्रिंट भी हमारा होता है उसी पे, न्यूज़ प्रिंट भी हमारे इसी पेपर पे होते हैं। मैच बॉक्सेस जो होते हैं हमारे, माचिस के डब्बे होते हैं जो, वो भी इसी से बनते हैं। पैकिंग बॉक्स जो हमारे होते हैं पैकिंग बॉक्स जो हमारे होते हैं जिन्हें हम पेटी बोलते हैं, तो वो भी सब इसी से बनी हुई होती है। और आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड, ये सारे के सारे सॉफ्टवुड से बने होते हैं। यहाँ पर पेड़ों का जो नाम है, जैसे चिर है, पाइन है, सेडार, ये सारी की सारी वैरायटी मेन है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ऐसे कुछ जानवर आपको यहाँ मिल जाएंगे। इधर डू यू नो में लिखा हुआ है कि ताइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। इनको कोनिफेरस फॉरेस्ट को ताइगा भी कहा जाता है, और ताइगा का मतलब क्या होता है, अनटच्ड, प्योर एंड अनटच्ड बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। देन हम बात करते हैं ग्रासलैंड की। अब आ गए हम ग्रासलैंड पे, जबकि अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रासलैंड मतलब मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे, जहाँ पे घास का जो मैदान है हमारे, उनकी बात करेंगे। तो ट्रॉपिकल, पहले तो हमारा आ गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर के किसी न किसी एक साइड पर ही आपको ये मिलेंगे। या तो नॉर्दर्न साइड में देख लीजिए या फिर साउदर्न साइड में देख लीजिए आप, तो आपको वहीं मिलेंगे, किसी भी एक तरफ मिलेंगे। हैंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और ये ट्रॉपिक्स तक चलते हैं, ठीक है। इक्वेटर से स्टार्ट होंगे, इक्वेटर के एक साइड से स्टार्ट होंगे और ये ट्रॉपिक्स तक जाएंगे। देन साउथ में भी कहीं से स्टार्ट होंगे और सीधे ट्रॉपिक्स तक जाएंगे। दिस वेजिटेशंस ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट और टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये ऐसी जगह पर होती हैं, ये ऐसी जगह होती हैं आपका, ये ऐसी वेजिटेशन उगती हैं जहाँ पर मॉडरेट रेन हो और लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो। मॉडरेट रेनफॉल हो या फिर लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो, मतलब जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर फॉरेस्ट हो जाते हैं, और जहाँ पर थोड़ी कम रेनफॉल होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्रासलैंड, ठीक है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर्स टू हाइट इन हाइट, मतलब करीब 3 से 4 मीटर तक की हाइट की ये जो ग्रास होती है हमारी, ये उग जाती है। ये छोटी मोटी जो आपके फील्ड में ग्रास होती है, उस ग्रास का मत सोचना। यहाँ पर ये वही है, झाड़ियों वाली जो होते हैं ना, झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं हम, तो ये 4-4 मीटर की, 3 से 4 मीटर तक की झाड़ियाँ जो हो जाती हैं, ये वही वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे सवन्ना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका की सवन्ना ग्रासलैंड यहाँ इसी में आती है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, और ये सारे के सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। एलिफेंट मिलेगा, जेब्रा मिलेगा, जिराफ मिलेगी, डियर, लेपर्ड, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट ग्रासलैंड जो हमारी हैं, अब देखिए पहला ट्रॉपिकल की बात चली थी, अब टेम्परेट की बात चली। तो दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में जो मिड लैटिट्यूडनल पार्ट होता है, जोन होता है हमारा, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो ग्रास हेयर इज़ शॉर्ट, यहाँ पर ग्रास बहुत छोटी होती है क्योंकि न्यूट्रिशन इतना खास नहीं होता है। ग्रास हेयर इज़ शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, और न्यूट्रिशियस भी होती है, ठीक है। एंड वाइल्ड बफेलो, यहाँ पर आपको चीज़ें जो मिलेंगी वो वाइल्ड बफेलो मिलेगा, बीसोन, एंटीलोप, ऐसी करके ऐसी चीज़ें जो आपको, ऐसे जानवर आपको यहाँ मिलेंगे। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो बाद की चीज़ें हैं, ये डू यू नो इसका बाद में पढ़ेंगे, पहले थॉर्नी बुशेस पढ़ लेते हैं हम। थॉर्नी बुशेस की अगर हम बात करें तो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। Tropical deserts are located on the western margins of the continent. The vegetation covers in the scarce here. The vegetation, ये जो फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, देखिए अब ये जो थॉर्नी बुशेस जो आपको मिलेंगी, ये आपकी उन जगह पे मिलेंगी जहाँ पर डेजर्ट वगैरह का एरिया है,
ट्रॉपिकल डेजर्ट आर द लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं जो आपके वेस्टर्न मार्जिन, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आपको मिलेंगे। एंड द वेजिटेशन कवर्स इज स्कैर्स हेयर। वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पर, बहुत कम वेजिटेशन होती है जैसे आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जब रेन नहीं होती है तो फिर वेजिटेशन होना तो इतना लगता भी नहीं कि वेजिटेशन होगी क्योंकि पानी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं डेजर्ट में, जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, बबूल के, कीकड़ वगैरह के पेड़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैन यू नेम्स ऑफ द ग्रेट डेजर्ट ऑफ द इंडिया के ग्रेट डेजर्ट, इंडिया के डेजर्ट के नाम के बारे में बताना है आपको। थार डेजर्ट बता सकते हैं आप, और ग्रेट डेजर्ट बता सकते हैं। इंडियन डेजर्ट बता सकते हैं। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे जैसे पोलर रीजन की तरफ जाते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन मिलता है आपका। तो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। वहाँ भी आपको बहुत ही वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत कम मिलता है। ओनली मॉसेस, लाइकन्स एंड द वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। वहाँ पर मॉसेस, लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आपको मिलेंगे। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट टाइम, दिस रीजन इज नोन द टुंड्रा टाइप ऑफ द वेजिटेशन। देखिए अब जहाँ बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, वो हमारा डेजर्ट वाला एरिया हो गया। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होती है लेकिन बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ की वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा फ्रीज पड़ा हुआ, तो वहाँ पर भी वेजिटेशन नहीं होती है। वेजिटेशन नहीं होती है उस एरिया को हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ द यूरोप के पोलर एरियाज में मिलेंगे। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल हैव थिक फर। यहाँ पर जो एनिमल होते हैं उनके पास में उनकी जो बालों की जो लेयर होती है वो बहुत ही मोटी होती है। एंड देयर स्किन इज़ टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ एंड थिक स्किन। उनकी स्किन भी मोटी होती है ताकि वो अपना कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्ट रहें। सील यहाँ पर आपको जो मिलेंगे, सील मिलेगा, वेलरस मिलेगा, मस्क ऑस्कन मिलेगा, आर्कटिक आउल मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, स्नो फॉक्सेस मिलेंगी। ये सारे के सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें, सलीमास फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ द थिक फॉरेस्ट। आप सलीमा के पिताजी ने कुछ फॉरेस्ट वगैरह दिखाई होंगी, तो फिर उसके बारे में ये कहानी लिखी हुई है। तो आपको यही सब है। देन फ्लोरा एंड फौना के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। फिर इधर की हम डू यू नो की अगर बात करें तो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ग्रासलैंड्स जो हैं हमारे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम ईस्ट अफ्रीका में सवन्ना के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में कैंपोस के नाम से, वेनेजुएला में लियानोस के नाम से जानते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स में हम अर्जेंटीना और पैम्पास के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ट के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल एशिया में हम स्टेपी के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हम डाउन के नाम से जानते हैं। तो यही था इस वाले चैप्टर में हमारे में। मैं होप करूँगा कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो। और आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये वीडियो जो है ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहें, आपको अपडेट मिलता रहे। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा इसी सीरीज़ का। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।